जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें कि मैं ले रहा हूँ सिख एम्पायर पर क्लास। पहली क्लास ले चुका हूँ जिसमें कि शुरुआत बताई थी कि सिख एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है, कब इसकी स्थापना की जाती है और किस तरीके से यहाँ पर जो सिख धर्म है वो यहाँ पर आता है। और उसके जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह की अगुवाई में एक बंदा बहादुर नाम का बंदा है, जो कि फौज का लीडर, उनकी जो सेना है उसका मुखिया घोषित किया जाता है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। जो कि पिछली क्लास में मैंने पूरा डिटेल में आपको बंदा बहादुर के बारे में समझाया है, जिसमें कि आखिरी आखिरी में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बंदा बहादुर ने जो मुगल एम्पायर है उसके साथ में युद्ध किया था। और युद्ध के बाद में आखिर में जाकर जब फर्रुखशाह मुगल बादशाह बना था तो उसकी फौज ने गुरदासपुर जिले के धारीपाल का जो क्षेत्र है उसके निकट में यहाँ पर जो जंगल है वहां पर कई महीने तक बंदा बहादुर को यहाँ पर घेर के रखा था। और उसमें जो लीड किया था मुगल एम्पायर की फौज में वो था अब्दुल अब्दुल समद खान। तो अब्दुल समद खान के नेतृत्व में जो लीड में पूरी फौज ने बंदा बहादुर को जो घेर के रखा था, उससे क्या नाम, उसको काफी ज्यादा परेशानी हो गई थी। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था परेशानी क्या हुई थी। उसको खाने पीने की सामग्री, यानी कि जो बंदा बहादुर की पूरी जो सेना थी, खाने पीने की सामग्री के अभाव के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। और आखिरी में जाकर इसको बंदा बहादुर और उसकी सेना को यहाँ पर समर्पण करना पड़ा था, सरेंडर करना पड़ा था, जो कि किया था उसने 7 दिसंबर 1715 में अपने आप को सरेंडर कर दिया था और हार मान ली थी। जब हार मान ली थी तो हार मानने के बाद में यहाँ पर पूरी की पूरी सेना को फरवरी 1716 में उसकी सेना में लगभग 800 के आसपास सिख थे, जो कि एक साथ में थे बंदा बहादुर के साथ में। इनको दिल्ली ले जाया गया और यहाँ पर इनको लगातार बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, बहुत ही ज्यादा अवमाननाएं यहाँ पर इन्होंने झेली थी। मुगल एम्पायर के शासनकाल में इनको जेल में बंद रखा और साथ ही साथ में लगातार हर रोज जिस तरीके से सिख सेना थी, वो सिख सेना के जितने 800 से अधिक जो सिख लड़ाकू थे, उनको हर एक दिन 100 सिखों को यहाँ पर फांसी की सजा दी जा रही थी, जो कि 5 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में यहाँ पर रोजाना 100 सिखों को यहाँ पर मारा जाता था। अगर वो मुस्लिम धर्म को कबूल कर लेते थे, उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, तो उनको छोड़ा जाता। लेकिन उनमें से किसी ने भी मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया था और यहाँ पर अपने धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपना शीश कटवा दिया था और लगातार इनको फांसी दी गई थी 5 मार्च से लेके 13 मार्च के बीच में 1716 में। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद में एक पूरे जितने भी सिख जो सेना में जवान थे उन सभी को, सिख जितने भी लड़ाके थे उन सभी को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था। आखिर में जाकर यहाँ पर 16 जून 1716 को, पिछली क्लास में मैं ये सब समझा चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम अपन यहाँ पर। फर्रुख साहब ने एक आदेश दिया कि बंदा बहादुर और उसके जो मुख्य सेना अधिकारी हैं उन सभी को, क्योंकि उनको आखिरी तक छोड़ के रखा था, बचा के रखा था, जो उनकी सेना के जो सिपाही थे, सबसे पहले उनको ही यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया था, उनको फांसी की सजा दी गई थी। फर्रुख साहब और उनके जो सिपाही, उनके जो मुख्य सेना अधिकारी थे, उनको आखिर में जाकर यहाँ पर मौत की सजा दी गई थी और वो सजा बहुत ही ज्यादा भयानक थी। 16 जनवरी 1716 को फर्रुख साहब ने एक आदेश निकाला और उस आदेश में बंदा बहादुर और उसके जो मुख्य सेना अधिकारी थे उन सभी को एक आदेश दिया कि इन सभी जितने भी अधिकारी और साथ में बंदा बहादुर, इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। तो इस तरीके से इनको जो मौत की सजा दी गई थी बहुत ही भयानक थी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको पूरा समझा दिया है कि सिख एम्पायर किस तरीके से सेक्रिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दी थी। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिख साम्राज्य के ऊपर में ही पूरा मैं कंप्लीट करने वाला हूँ कि सिख एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है, कैसे सिख एम्पायर अपने अस्तित्व में आता है। तो शुरुआत थी बंदा बहादुर के समय में, उसके बाद में सिख एम्पायर का जो मेन रोल है वो अब आगे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बात जरूर याद रखिएगा, जो बंदा बहादुर थे, बंदा बहादुर जब अपने समय में पंजाब में सिख साम्राज्य यानी कि जो सिख धर्म के जो मुखिया के रूप में गुरु गोविंद सिंह ने इनको घोषित किया था,
तब इन्होंने काफी अच्छे कार्य भी किए थे और इन्होंने मुगल एम्पायर के साथ में लोहा भी लिया था। तो वो अच्छे कार्य क्या थे ये यहाँ पर देखने लायक है। तो बंदा बहादुर सिंह या फिर बंदा सिंह के द्वारा जो किए गए कार्य थे उसमें सबसे मैंने कहा था कृषकों के जो किसान थे, किसान को जो बड़े जमींदारों की जो दासता थी, यानी कि बड़े बड़े जो जमींदार हुआ करते थे उस समय, उनके गुलाम यानी कि उनकी दासता से वहां पर मुक्ति दिलाई थी। यानी कि वो जो छोटे किसान थे वो छोटे किसान अब बड़े जमींदारों के गुलाम यहाँ पर नहीं रह गए थे। बंदा सिंह ने उससे फ्री कर दिया था और उनको मुक्ति दिला दी थी। दूसरा मुख्य कार्य यहाँ पे उनके पास में मुसलमानों के पूर्ण मतलब उनके राज्य में जितने भी मुस्लिम धर्म के जो युवक हुआ करते थे या फिर जो परिवार रहा करते थे उन सबको उनके धर्म की स्वतंत्रता थी, वो अपने धर्म से यहाँ पर उनको जीने की स्वतंत्रता बंदा बहादुर के समय में उनके द्वारा किए गए कार्य में बताई जाती है। साथ ही साथ में उनकी खुद की स्वयं की सेना में 5,000 से अधिक मुस्लिम सैनिक भी शामिल थे, यानी कि जो मुस्लिम सिपाही थे उसको भी उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया था। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप नोट करते जाइएगा। टीजीटी के विद्यार्थी हैं आप या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थी के लिए लगातार मैं इस तरीके की क्लासेस में सब पॉइंट्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर यहाँ पर कर रहा हूँ आपको और उनको स्ट्राइव भी कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुस्लिम सेना मतलब उनकी सेना में बंदा बहादुर की सेना में 5,000 से अधिक मुसलमान भी थे। बंदा बहादुर की जो मृत्यु हो जाती है जब उनको यहाँ पर जो फर्रुख शाह के आदेश पर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े जब कर दिया जाता है उसके पश्चात में यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो थे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह जो थे वो आगे जाकर यहाँ पर मैन बागडोर संभालते हैं। लेकिन यहाँ पर राजा रणजीत सिंह से पूर्व और बंदा बहादुर के पश्चात यहाँ पर अच्छे नेतृत्व के ना होने के कारण यहाँ पर क्योंकि उसके बीच में क्या ना कि कोई भी एक प्रमुख लीडर यहाँ पर निकलकर नहीं आता है। तो जो सिख धर्म यानी कि सिख धर्म के जो लोग थे, जो सिख था वो कई टुकड़ों में विभाजित हो गए। यानी कि जितने भी सिख थे जो कि जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया था वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर विभाजित हो जाते हैं, कई छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर बट जाते हैं। और यहाँ पर 1748 में जो नवाब सलीवर सिंह के पहले यहाँ पर एक क्या 1748 में एक शिक्षा समिति जिसका नाम है का दलदल सा में विलय हो जाता है। उस समय जितना भी जो सिख धर्म थे वो यहाँ पर एक शिक्षा समिति के रूप में काम करते थे। तो वो सारी शिक्षा समिति जो है ना यहाँ पर जिसमें कि प्रमुखता से 1748 के समय ये ईयर याद रखिएगा 1748 के समय में जो उस समय के नवाब सलीवर सिंह की पहल से यानी कि उन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेने के कारण यहाँ पर जितनी भी शिक्षा समिति थी सभी को दलदल सा में दलदल सा नोट कीजिएगा दलदल सा में यहाँ पर मर्ज कर दिया जाता है। यानी कि एक दलदल सा में यहाँ पे मर्ज कर दिया गया और इस दलदल सा का जो नेतृत्व था वो जस्सा सिंह अहलूवालिया को सौंपा गया। किसको? जस्सा सिंह अहलूवालिया को सौंपा गया। और यहाँ पर जो क्या ना 12 दल यानी कि ये सभी 12 दलों में इनको विभाजित किया गया था। 12 दल यानी कि उन 12 दलों को क्या मिसल बोला जाता था। अगर हम मिसल देखा जाए तो मिसल क्या है एक अरबी शब्द, इसका अर्थ होता है बराबर होना, इक्वल होना। यानी कि जितने भी यहाँ पे दल जो 12 दल बनाए गए थे वो 12 दल अपने आप में इक्वल थे, बराबर थे। तो मिसल का मतलब आप समझ गए होंगे। मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बराबर, इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मिसल कहा गया। यानी कि जो विलय होने के बाद में उस दलदलता से 12 दल यहाँ पर निकल कर आए तो 12 दल जिनको की मिसल कहा गया। अच्छा, इन सभी मिसल में सबसे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो सुकुर चकिया नाम का जो मिसल था वो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से यहाँ पर सामने आता है, सुकुर चकिया। क्योंकि सुकुर चकिया का ही यहाँ पर आगे जाकर सिख एम्पायर की स्थापना करता है। सुकुर चकिया का ही एक व्यक्ति, जिसमें कि अगर बात की जाए यहाँ पर तो उसके जो मुखिया थे सुकुर चकिया के वो थे महार सिंह। कौन थे?
महार सिंह उसके मुखिया थे और महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो इन महार सिंह के ही पुत्र थे, महार सिंह के ही यहाँ पर पुत्र थे। और उनका जन्म जो है वो 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है वहां पर इनका जन्म होता है। किसका? महाराजा रणजीत सिंह, जो कि आगे जाकर सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था महार सिंह, जो कि सुकोट चकिया जो मिसल थी उस मिसल के ये मुखिया थे, प्रमुख थे। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह जिनका की शासनकाल यहाँ पर 1798 से लेकर 1799 में इन्होंने ये लाहौर यानी कि सिख साम्राज्य के यहाँ पर ये शासक बनते हैं। जब शासक बन जाते हैं 1798-99 के बीच में, तब आगे जाके ये 12 अप्रैल 1801 में रणजीत सिंह को यहाँ पर महाराजा की उपाधि दी जाती है। महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की, उसके बाद में ये महाराजा कहलाते हैं। ठीक है, कब? 12 अप्रैल 1801 को। 1799 में ये लाहौर के शासक बनते हैं। उसके बाद में 1801 में महाराजा की उपाधि धारण करके ये महाराजा रणजीत सिंह बनते हैं। उसके बाद में इनकी जो ताजपोशी की थी वो किसने की थी? गुरु नानक देव जी के जो वंशज थे, ठीक है ना, उनके द्वारा इनकी ताजपोशी की जाती है। इनको ताज पहनाया जाता है और गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने अपनी लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और 1802 में ये अमृतसर की तरफ में इन्होंने रुख किया, यानी कि अमृतसर की तरफ में ये आगे की ओर बढ़े थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब अमृतसर की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पर उस समय जितने भी आजू बाजू के जो साम्राज्य थे जिसमें कि अफगान भी थे, तो अफगानों के साथ में भी इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी और उनमें से पश्चिम पंजाब जो कि लाहौर से लगा हुआ क्षेत्र था, तो पश्चिम पंजाब की ओर में इनको मतलब लाहौर जो प्रमुख था उससे इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में जितने भी अफगान थे वो इनसे हार के पश्चिमी जो पंजाब है उसकी तरफ में इनको खदेड़ दिया था और ये आगे उस तरफ में इनको पहुंचा दिया था। किनको? अफगानों को। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्यों को कुछ सूबों में बांटा था, ये भी नोट कीजिएगा। कुछ सूबों में बांटा था। जो सूबे प्रमुख थे उनका नाम भी नोट कीजिएगा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ये 4 सूबे जो थे वो प्रमुख थे। तो ये चारों सूबे जो कि एक प्रमुखता से यहाँ पर याद आप कर लीजिएगा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। तो अब हम चलते हैं, प्रमुख बात यहाँ पर करते हैं अंग्रेजों की, क्योंकि यहाँ पर सिख साम्राज्य और अंग्रेजों का यहाँ पर अब एंट्रेंस होता है। अंग्रेज जो थे वो सिख के बढ़ते हुए साम्राज्य से काफी ज्यादा भयभीत थे और काफी ज्यादा डरे हुए थे। जिस तरीके से सिख साम्राज्य एक के बाद में एक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए ये आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ने के बाद में अपने एम्पायर को जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहा था उससे अंग्रेज काफी ज्यादा डरे हुए थे। और डरने के कारण यहाँ पर अंग्रेजों ने सिखों के साथ में यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ में यहाँ पर संधि करना चाहते थे, ट्रीटी करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने भयभीत थे कि कल को अगर महाराजा रणजीत यानी कि सिख एम्पायर की सेना अगर अंग्रेजों पर अटैक कर देती है तो अंग्रेज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वही एक एम्पायर था जो कि अंग्रेजों से लोहा लेने की पूरी की पूरी यहाँ पर दम रखता था। तो इस कारण से अंग्रेज काफी ज्यादा भयभीत थे किससे? सिख एम्पायर से, जिस तरीके से ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। तो इसके कारण अंग्रेजों ने सिखों के साथ में संधि कर अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करना ही एक अच्छा उपाय इन्होंने समझा और ये अपने आप को एक सुरक्षित करना चाहते थे। तो ये सुरक्षित करने की भावना के कारण इन्होंने अमृतसर में, कहां पर? अमृतसर में एक संधि की थी जो कि 25 अप्रैल 1809 में की थी। रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि होती है। रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि होती है। नोट कर लीजिएगा, रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी
का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था। लेकिन यहाँ पर जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो चार्ल्स मेटकाफ ने किए थे, यानी कि इसको जो लीड किया था वो चार्ल्स मेटकाफ ने इसको लीड किया था। और उस समय चार्ल्स मेटकाफ ने इसको लीड किया था, तो इस कारण से इस पर जो संधि पर साइन किए गए थे वो साइन भी चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा ही किए गए थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि होती है। और संधि में उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड मिंटो था, लेकिन मिंटो होने के कारण भी यहाँ पर जो संधि को लीड किया था वो चार्ल्स मेटकाफ ने किया था, और मेटकाफ ने ही इस पर साइन किए गए थे। तो इस संधि से क्या हुआ? इस संधि से यहाँ पर एक फायदा ये हुआ कि सतलज का जो पूर्व है, यानी कि सतलज जो नदी थी, सतलज जो रिवर थी, सतलज के पूर्व का हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में आ गया, यानी कि सतलज का जो ईस्ट का क्षेत्र है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और सतलज रिवर है उसको एक बॉर्डर मानते हुए जो उसका वेस्ट एरिया है, वेस्ट के पूरा पूरा हिस्सा वो सिख एम्पायर के अंडर में आ गया, और सतलज के ईस्ट का एरिया अंग्रेजों के हिस्से में आ गया। यानी कि जो सतलज है वो रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा बन गई थी। पूर्वी सीमा जो बन गई थी वो सतलज नदी बन गई थी, यानी कि सतलज नदी का पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों के अंडर में था, और पश्चिमी जो था वो सिख एम्पायर यानी कि राजा रणजीत सिंह का जो एम्पायर था उसके अंडर में आ गया। राजा रणजीत सिंह के उस समय दो प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। फकीर अजीजुद्दीन जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, और दूसरे थे दीनानाथ जो कि वित्त मंत्री के रूप में यहाँ पर काम करते थे। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें अफगानों का भी सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अफगान में एक प्रमुखता से का नाम लिया जाता है वो है शाह शुजा। ठीक है ना, तो शाह शुजा का नाम भी आपको यहाँ पर याद कर लेना चाहिए। तो शाह शुजा की बात की जाए तो शाह शुजा जो कि एक अफगानी अमीर था, ठीक है, जो कि दोस्त मोहम्मद खान से हार कर कश्मीर में पनाह लेकर रह रहा था। कहां पर? कश्मीर में। क्योंकि शाह शुजा जो अगर हम बात करें कोहिनूर की बात करें, कोहिनूर की जो कहानी है वो तो काफी पुरानी है। कोहिनूर जो कि यहाँ पर दक्षिण भारत में जो गोल गुम्बज है, ठीक है ना, वहां पर ये हीरा निकला था कोहिनूर, और वहां से अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम था मलिक काफूर वो वहां से उसको लेके चला गया था। देन उसके बाद में मुगल एम्पायर के पास में भी काफी समय तक रहा, और मुगल एम्पायर से वो अफगानों के हाथ में आया जब 1739 में नादिर शाह का जब अटैक होता है, नादिर शाह जब यहाँ पर हमला करता है, और नादिर शाह जो तख्ते ताऊत है और साथ ही साथ में जो कोहिनूर है उसको लूट के ले जाता है, उसके बाद में जो कोहिनूर था वो अफगानियों के हाथ में आ जाता है। तो ये कहानी वहां से चालू होती है, लेकिन इसको यहाँ पे बीच में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं यहाँ पर अफगानियों पर, क्योंकि यहाँ पे कोहिनूर की कहानी अब आपको देखने को मिलेगी। तो शाह शुजा जो था, शाह शुजा को याद रखिएगा, और नादिर शाह और कोहिनूर को भी याद रखिएगा। तो शाह शुजा जो कि एक अफगानी अमीर था, और उस समय दोस्त मोहम्मद खान से वो हार गया था। तो हार कर यहाँ पर जो कश्मीर जो कि राजा रणजीत सिंह का सूबा था वहां पर इसने पनाह ले ली थी राजा रणजीत सिंह से परमिशन से कि मुझे यहाँ पर पनाह दे दो, क्योंकि यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान मेरे को मार देगा या फिर मेरे परिवार को तबाह कर देगा। तो उसने यहाँ पर पनाह दे दी थी राजा रणजीत सिंह ने, लेकिन उसकी एवज में यहाँ पर काफी कुछ चीजें राजा रणजीत सिंह को मिली भी थी, वो भी आपको देखिएगा। शाह शुजा को कश्मीर में सूबेदार जो आत्म मोहम्मद, ठीक है, जिसने कि यहाँ पे शेरगढ़ के किले में बंदी बना के उनको रखा था, और कोहिनूर जो हीरा है वो महाराजा रणजीत सिंह को शाह शुजा की रिहाई के एवज में मिला था। क्योंकि जो कश्मीर का जो किला था, जब कश्मीर पे इन्होंने फतेह पाई थी राजा रणजीत सिंह ने, तब वहां से जो कि उस समय का सूबेदार था आत्म मोहम्मद, ठीक है ना, जिसने कि शेरगढ़ जो का जो क्षेत्र था उसके किले में इसको बंदी बना के रखा था। जब यहाँ पर कश्मीर में रणजीत सिंह जब अपनी सेना के साथ में आक्रमण करते हैं और उस पर जब जीतते हैं, जीतने के बाद में यहाँ से शाह शुजा को रिहा करते हैं, तो रिहा करने के एवज में शाह शुजा की पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था वफा बेगम, वफा बेगम के द्वारा कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को
दिया गया था। तो नाम याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह को शाह शुजा की रिहाई के एवज में उनकी जो पत्नी थी, शाह शुजा की जो पत्नी थी बेगम वफा बेगम, उनके द्वारा ये एक गिफ्ट के रूप में रणजीत सिंह को दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही उनके पास में ये सब चीजें आती हैं, देन इनका जो जो शासन काल है ये 1798 से लेके 1839 के बीच तक चलता है। ठीक है ना, 1839 यानी कि 17 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर फिर गद्दी पर जो बैठने के तीन प्रमुख उत्तराधिकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तीन पुत्र थे उनके, महाराजा खड़क सिंह जिन्होंने की शासन किया यहाँ पर 1739 से 40 साल, यानी कि एक वर्ष ही इन्होंने यहाँ पर शासन कर पाए, क्योंकि धीमे धीमे करके ये उत्तराधिकार के साथ में अंदरूनी कले में एक एम्पायर आ गया था, और उस कारण से ये ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद में अगले जो गद्दी पर बैठते हैं वो महाराजा सिंह बैठते हैं 1841 से लेकर 1843 के बीच में। फिर अंतिम महाराज होते हैं महाराज दिलीप सिंह, जो कि 1843 से लेकर 1849 के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी बीच में अंग्रेजों के साथ में यहाँ पर जो सिक्स एम्पायर के जो सिपह सालार होते हैं या फिर जो मंत्री होते हैं वो मिल जाते हैं, और यहाँ पर अंदरूनी तरीके से फूट पड़ जाती है, पतन हो जाता है अपनी अपनी एक इच्छा के कारण और अपनी अपनी एक भूख, राजनीतिक भूख के कारण यहाँ पर अंदरूनी कले से जो सिख एम्पायर है उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। और इस नुकसान के कारण यहाँ पर दो युद्ध देखने को मिलते हैं अंग्रेजों के साथ में। एक युद्ध जो होता है वो युद्ध प्रथम सिख युद्ध कहलाता है, उसके बाद में द्वितीय सिख युद्ध। तो दो सिख युद्ध यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक युद्ध जो कि 1844-45 में मिलेगा आपको, और दूसरा जो मिलेगा वो 1849 का युद्ध देखने को मिलेगा। और ये जो युद्ध थे, दो युद्ध, ये दो युद्ध के बाद में सिख एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और पूरा सिख एम्पायर अंग्रेजों के अंडर में चला जाता है। अंग्रेज अब इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगली क्लास में मैं आपको ये दोनों जो युद्ध है इस युद्ध की पूरी जानकारी आपको दूंगा। प्रथम सिख युद्ध और उसके बाद में द्वितीय सिख आंग्ला सिख युद्ध, यानी कि आंग्ला सिख युद्ध बोलते हैं, अंग्रेजों के साथ में जो युद्ध हुए हैं दो, वो दोनों युद्धों के बारे में मैं आपको जानकारी अगली क्लास में देने वाला हूं, जिसमें कि एक एक करके हो सकता है दो क्लास बने या फिर एक ही क्लास में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि काफी बड़ा अच्छे से अगर समझना है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक करके अपन दो क्लास भी कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको कि महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर में कैसे भूमिका निभाई थी। इस क्लास को मैं यही वाइंड अप करता हूँ। अगर मेरी क्लास को आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार फेसबुक पर मैं एक के बाद में एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी ले रहा हूँ। और साथ ही साथ में अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथ साथ, और लगातार बने रहिए जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे इन वीडियोस के माध्यम से कर पाए। थैंक यू सो मच।